हेलो दोस्तों, 30 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है जिसमें स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के किसी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर फर्स्ट है अनुच्छेद 29 सेकंड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 सेकंड में से भारत के किसी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भी आधार पर उसको प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। 29(2) में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मातृभाषा और हिंदी के संवर्धन का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350A तथा अनुच्छेद 351 में मातृभाषा और हिंदी के संवर्धन का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 86वें संविधान संशोधन द्वारा 21A को जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। मतलब 286वें संविधान संशोधन जो किया गया उसमें ये बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा दी जानी है वह निःशुल्क और अनिवार्य है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके अभिभावकों का कर्तव्य होगा? तो इसका आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 51A के। अनुच्छेद 51A के में बताया गया है कि जो व्यक्ति 6 से 14 वर्ष की उम्र के हैं उनको शिक्षा दिलाना जरूरी है। और वो शिक्षा दिलाना किस संविधान संशोधन के तहत जरूरी है? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें या 86। लेकिन उनके अभिभावकों का भी कर्तव्य बनेगा कि उन्हें शिक्षा दिलाए। तो इसमें कौन सा संविधान संशोधन या अनुच्छेद 51A के द्वारा बताया गया है? अर्थात अनुच्छेद 51A के द्वारा बताया गया है कि जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं उनको शिक्षा दिलाना उनके माता पिता या अभिभावकों का कर्तव्य है। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1989 में हुई, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1989 में हुई है, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालय स्तर पर सामान्य शिक्षा कार्यक्रमों के अवसर प्रदान करना, जीवन समुन्नयन मॉड्यूलों के अवसर प्रदान करना, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों द्वारा इच्छुक अध्येताओं को सतत और विकासात्मक शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। विद्यालय स्तर पर केंद्र स्तरीय संस्था और संगठन है। अर्थात विद्यालय स्तर पर कौन कौन सी संगठन है? तो केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड नई दिल्ली, केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय नई दिल्ली, ये तीनों ही केंद्र स्तरीय संस्था और संगठन है। संघ शासित क्षेत्रों में विद्यालय शिक्षा के संचालन की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो दोस्तों संघ शासित क्षेत्रों में विद्यालय शिक्षा के संचालन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है और राज्य स्तर पर राज्य सरकार की होती है। तो इसका आंसर आएगा केंद्र सरकार की। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का क्या कार्य है? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का कार्य है अनुसंधान या विस्तार, सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करना, ज्ञान और सूचना का प्रसार, उपयुक्त सभी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
के क्या कार्य हैं? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्य हैं माध्यमिक शिक्षा के लिए पाठ्य विवरण निर्धारित करना, परीक्षाओं का संचालन करना, विद्यालयों का संबंधीकरण करना, उपयुक्त सभी। विद्यालय कक्षा का प्रबंध करने वाले स्थानीय निकाय हैं। तो स्थानीय निकाय में दोस्तों जिला परिषद भी है, पंचायत समिति भी है, ग्राम पंचायत भी है, ग्राम शिक्षा समिति भी है, अध्यापक संघ और शिक्षा न्यास भी है। तो इसका आंसर आएगा डी, सभी हैं। विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में स्थानीय निकायों का क्या कार्य है? स्थानीय निकायों का क्या कार्य है? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार व अध्यापकों की नियुक्ति, बिल्कुल सही है। विद्यालय नीतियों का निरूपण व विद्यालय की वित्त व ढांचा प्रदान करना, बिल्कुल सही है। विद्यालय के दिन प्रतिदिन के कार्य व्यवहारों की देखरेख, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आएगा डी, उपयुक्त सभी। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विद्यालय को किस कक्षा तक सामान्य शिक्षा दी जाती है? सॉरी दोस्तों, विद्यार्थियों को किस कक्षा तक सामान्य शिक्षा दी जाती है? तो विद्यार्थियों को कक्षा 10 तक सामान्य शिक्षा दी जाती है। उसके बाद 11 कक्षा में उनके सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं। तो विद्यार्थियों को कक्षा 10 तक सामान्य शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के संचालन प्रतिमान है। विद्यालय के संचालन प्रतिमान है नौकरशाही प्रतिमान, विभागीय प्रतिमान, महाविद्यालयी व लोकतांत्रिक प्रतिमान। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है दोस्तों, संगठनात्मक व्यवहार का मूल तत्व क्या है? संगठनात्मक व्यवहार का मूल तत्व क्या है? व्यक्ति, संरचना, प्रौद्योगिकी और बाहरी वातावरण, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संगठनात्मक व्यवहार शैक्षणिक विद्या शाखा है जिसका सरोकार संगठनात्मक परिवेश में मानव व्यवहार को समझने व उसका विवेचन करने से है। यह उस व्यवहार के कारणों और प्रयत्नों की पहचान करके संगठनों में विद्यालय के सारे जटिल कारकों पर प्रकाश डालता है। ये किसने कहा? तो ये कहा कीथ डेविस ने। कीथ डेविस ने कहा है संगठनात्मक व्यवहार शैक्षणिक विद्या शाखा है जिसका सरोकार संगठनात्मक परिवेश में मानव व्यवहार को समझने और उसका विवेचन करने से है। यह उस व्यवहार के कारणों और प्रयत्नों की पहचान करके संगठनों में विद्यालय के सारे जटिल कारकों पर प्रकाश डालता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। 21A में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। किस वर्ष भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया है? तो वर्ष 1976 में समवर्ती सूची में रखा गया है। राज्य सूची को से हटाकर शिक्षा को, अर्थात शिक्षा को राज्य सूची से 1976 में हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया है। भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 45, जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया है। ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। दोस्तों, शिक्षा का प्रमुख स्तर कौन सा है? प्रारंभिक स्तर भी होता है, माध्यमिक स्तर भी होता है, उच्च स्तर भी होता है। तो उपयुक्त सभी। शिक्षा का कौन सा स्तर शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है? तो शिक्षा का प्रारंभिक स्तर शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है। ये आ सकता है क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा स्तर शिक्षा की व्यवस्था का आधारशिला है? तो प्रारंभिक स्तर शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है। शिक्षकों का प्रमुख उत्तरदायित्व कौन सा है? शिक्षकों का प्रमुख उत्तरदायित्व नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना और पढ़ाना, प्रत्येक बच्चे की
सीखने की योग्यता का आकलन करना। तो ये इसका आंसर सभी आएगा। बाल अधिकारों का संरक्षण किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है? तो बाल अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया है। अर्थात बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्हें मारना नहीं है, उन्हें पीटना नहीं है, उन्हें किसी प्रकार का दंड नहीं देना है। यह संरक्षण कब किया गया है? अधिनियम 2005 में। राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा कब हुई? राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा दोस्तों 22 अगस्त 1947 को हुई। राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा 22 अगस्त 1947 को हुई। मतलब हमारा जब देश आज़ाद हुआ तभी राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा हुई। देश हमारा आज़ाद 15 अगस्त को हुआ, उसके 8 दिन बाद 22 अगस्त को राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा कब की गई? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की गई। मतलब ये बहुत लेट किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत देर के बाद जागा। 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकारों की घोषणा की, जबकि राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा 22 अगस्त 1947 को हो गई थी। हमारा देश आज़ाद हुआ उसके 7 दिन बाद ही राष्ट्रीय बाल नीति घोषणा की गई, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब किया गया? 20 नवंबर 1989 को। बौद्ध काल में बौद्ध मठों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो बौद्ध मठों में क्या शिक्षा प्रदान की जाती? पाली भाषा में। बौद्ध मठों में पाली भाषा में, क्योंकि बौद्ध धर्म पाली भाषा से ही चलता है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। 1800 ईस्वी में। मुगल काल में शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी? तो मुगल काल में शिक्षा मकतबों एवं मदरसों में प्रदान की जाती थी। मकतबों एवं मदरसों में। कलकत्ता मदरसा तथा बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1781 से 1791 में हुई। 1781 में कलकत्ता मदरसा तथा 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कंपनी के असैनिक कर्मचारियों की पूर्ति हेतु शिक्षा प्रदान करना, धर्म का प्रचार करना, भारतीय नागरिकों को शिक्षित करना। इसका आंसर आएगा बी, कंपनी के असैनिक कर्मचारियों की पूर्ति हेतु शिक्षा प्रदान करना। थैंक यू।